Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important philosopher, and that is Karl Marx. So we are going to learn about Karl Marx, then we will talk about his conception of history. We'll also talk about his materialism, uh, his philosophy of materialism, and the philosophy of communism, socialism, class struggle, capitalism, surplus values. So all these things we are going to study in today's class. So this is going to be an interesting class because you will learn about many things in this class. क्योंकि कार्ल मार्क्स को समझना ऐसा है कि आप दुनिया का एक नया रुख सीख लेते हैं. यू लर्न अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ योर ओन विजन, ओन साइट्स. आपका नज़रिया जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कैपिटलिस्ट हैं तो बस हैं, आपका एक अपना नज़रिया है, एक आइडिया है, ठीक है. तो ये शख्स आकर आपका नज़रिया चैलेंज करता है और ये आपको कहता है कि कैपिटलिज्म के नुकसानात क्या है, एंड इट गिव्स यू हिज ओन व्यूज ऑफ थिंकिंग, and it gives you another approach which you can pin down on a piece of paper and you can write a better and academic answer and a balanced answer on a piece of paper. तो जब आप कोई बात करते हैं तो आप फिर आपके पास आइडियाज़ कैपिटलिज्म के भी हो, आपके पास कम्युनिज्म के भी हो, सोशलिज्म के भी हो, डेमोक्रेसी के भी हो, डिक्टेटरशिप के भी हो, तो आपका आंसर बैलेंस हो जाता है. एक बात ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर के हवाले से वो अहमियत बता रहा हूँ कि इस शख्स को पढ़ने से आपको क्या होगा. अगरचे क्वेश्चन मिसाल के तौर पर पेपर में आता भी नहीं है, फिर भी आपको ये ऐसे के पेपर में और प्रेसी ये ऐसे है और दूसरा जो है पाकिस्तान अफेयर्स हो गया या करंट अफेयर्स हो गया, वहाँ पर उसके आइडियाज़ बड़े मशहूर हैं और ये इस्तेमाल होते हैं, बारहा इस्तेमाल होते हैं. आपको चाइना का जो है थोड़ा बहुत समझ आता है, जो ख़ुद को कम्युनिस्ट स्टेट कहता है. इसी तरह रशिया का भी समझ आ जाता है. डिक्टेटरशिप की असल मीनिंग भी आ जाती है कि असल में है क्या चीज़. और आपके पास एक और भी नज़रिया आता है कि क्या था जब स्टेट नहीं था और क्या होगा अगर स्टेट का जो कंसेप्ट है पूरी दुनिया से ये ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा. तो ये सब चीज़ें मिलकर जो है आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर कर देते हैं और आपको एक बैलेंस आंसर के लिए एक मटेरियल भी फराहम करते हैं और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग में इजाफा भी करती हैं, ठीक है. तो अब ये क्यों है? क्योंकि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फिलासफर्स. ये वाहिद इंसान है जिसने ये कहा था कि किस्से कहानियाँ जो फिलासफी के है, नाउ द आइडियाज़ ऑफ फिलासफी हैव डन मच. इसने बहुत ज़्यादा कुछ किया है. जितने भी फिलासफर्स आए बस अपने नज़रियात दिए, थीरीज देते रहे तो बस ठीक है. नाउ इट इज़ टाइम टू चेंज. अब ये वक्त है कि हम इसको चेंज करें. किस तरह चेंज करें? इट इज़ टाइम टू अप्लाई दिस थेरीज, कि जो भी हमने फिलासफी में पढ़ा है आए अब इसको अप्लाई करें, प्रैक्टिकल लाइफ में ले आए. बस अभी किस्से कहानी और आइडियल दुनिया से बाहर निकले. अब वक्त है कि अब इन तमाम इल्म को या इस तमाम इल्म को आप अप्लाई करें. ये पहला शख्स है जिसने फिलासफी को है जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करने की बात की और उसने कहा नाउ इट इज़ टाइम टू चेंज द वर्ल्ड, कि अब इस दुनिया को चेंज होना है. बहुत हो गया कि ये किस्से कहानियाँ है वो है. तो ये जो है ये आइडियाज़ आज आप लोगों ने इस क्लास में सीखने हैं. तो कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स, इसके नज़रियात में आप लोगों को आपके बुक से ही पढ़ाऊँगा ताकि लेक्चर जो है सिस्टमेटिक भी रहे और बैलेंस भी रहे, ठीक है. तो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगा और चंद चीज़ें आप लोगों को एज एन असाइनमेंट भी दूंगा ताकि आप लोग उसको भी कर सके. यहाँ पर कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी के बारे में तो लिखा है कि ये जनाब 5 मई 1818 को पैदा होता है. एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, मतलब अच्छी फैमिली में पैदा होते हैं, बट विद मिसफॉर्च्यून, कोई बदकिस्मती आती है, कोई हादसा होता है
जिसकी वजह से उसे गुर्बत का सामना करना पड़ता है और इसकी ज़िंदगी, बाकी ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किलात में से गुजरती हैं। यहाँ पर एक ज़बरदस्त पैराग्राफ लिखा है, आपकी किताब में ही है, जो उसकी ही अपनी बीवी ने लिखा है कि वो इतने गरीब हो गए कि जो बच्चों को, वेट नर्सेज होती थी जो बच्चों को संभालती थी, दूध पिलाती थी, इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे के लिए जो है वो रख सके। ठीक है, एक वेट नर्सेज जो है वो रख सके। होता क्या है कि वो कहती हैं कि मैं खुद पिलाना चाहती थी, कि मैं खुद अपने बेटे को दूध पिलाऊं, लेकिन उस दूध में से जो है वो दूध कम होता था और मेरे सीने में जो दर्द और गम और गुर्बत और ये अफलास होता था वो भी उसमें से पी लेता था। अच्छा फरहान दाज़ेब, आप लोगों को मैं किताबें 10 मरतबा कम से कम यहाँ पर बता चुका हूँ और पोस्ट भी कर चुका हूँ। इवन आप लोगों को मैं इस तरह बता भी देता हूँ कि ये बुक है, देखिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये बुक है, काइंडली इसको ख़रीद ले। इसके अलावा कोई और बुक ना ख़रीदे। आप लोग फेसबुक पर और ये इधर उधर चीज़ों में जो है लगे हुए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये बुक सबसे बेहतर है। ठीक है, और कम्प्रिहेंसिव, हर एक राइटर पर कम्प्रिहेंसिव आंसर है, 5, 6 या 10 पेजेस का एक ही बस टॉपिक होता है हर एक फिलोसोफर पर। सारे के सारे फिलोसोफर्स हैं जो कोर्स में है और जो ना भी हैं वो भी इसी में है, और बड़ा कम्प्रिहेंसिव है, साथ में एकेडमिक है, एक अच्छे अप्रोच से लिखा गया है, CSS रेलिवेंट है, रिलेटेड है। बाकी किताबें अगर आप लोगों ने ख़रीदनी है तो ख़रीद ले, वो आप लोगों का अपना जो है इंटरेस्ट होगा। एनी हाउ अगर ये ख़रीद लेते हैं सो दैट इज़ मोर देन इनफ, एक बात। और ये 4 किताबें हैं 2 पेपर्स के लिए, बड़ी बड़ी किताबें हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके 150 प्लस मार्क्स आएँ तो फिर ये किताबें ज़रूर ख़रीद लें, कोई और ऑप्शन नहीं है पॉलिटिकल साइंस के लिए ख़ास तौर पर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि इसकी ज़िंदगी बड़ी दर्दनाक ज़िंदगी गुजरी, आखिरी औकात में बड़ी गुर्बत थी। तो जब एक इंसान जो है इसी गुर्बत और अफलास में होता है तो ज़ाहिरी बात है उसके नज़रियात भी रिवोल्यूशनरी बन जाते हैं। तो इसके नज़रियात भी जो हैं वो रिवोल्यूशनरी बन गए। उसने कहा कि ये निज़ाम जिसने सबको गरीब रखा हुआ है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है, ये आसानी से चेंज नहीं होगा, इट नीड्स रिवोल्यूशन। अब ये इनकलाब से ही ख़त्म होगा। और यही बात फिर ये अपने जो किताब लिखता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, वो यही बातें फिर उठाता है और लिखता है सिस्टमैटिकली। और ये जो है इसका अप्रोच भी साइंटिफिक अप्रोच है, रियल अप्रोच है, मटीरियल अप्रोच है, ये मटीरियलिस्ट भी है, उस पर बिलीव भी करता है। ठीक है, अब इन सब बातों को जो है मैं आप लोगों को डिटेल से समझा देता हूँ। इसका जो काम है जो आज हमने पढ़ना भी है वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, इस पर MCQs भी आ सकता है कि मैनिफेस्ट जो है कम्युनिस्टो किसने लिखा, तो आप लोग कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको पेपर में। ठीक है, वो इसमें बताता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कि ये दुनिया जो है, ये सोसाइटी जो है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, या फिर कहता है कि बुर्जुआजी क्लास है और प्रोलेटेरिएट क्लास है। बुर्जुआजी मतलब सरमायादार तबका और प्रोलेटेरिएट मीन्स मजदूर तबका। तो इसी तरह ये डिवीजन सोसाइटी में मौजूद हैं। वो इस पर बहस करता है किताब में। फिर ये बहस करता है कि किस तरह जो है सरमायादार तबका इनको जो है एक्सप्लॉइट करता है, मजदूरों को एक्सप्लॉइट करता है, उनसे फायदा उठाता है। और अब जो है फिर कहता है कि इस फायदे और इस नुकसान और फायदे की वजह से क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाती हैं, और ये हमेशा रहती हैं मुख्तलिफ लोगों के बीच। मिसाल के तौर पर आप लोगों को मिसाल दे दूं, फ्री मैन वर्सेस स्लेव। अब एक आज़ाद आदमी है, मालिक है, और दूसरा उसका गुलाम है, उसके दरमियान हमेशा बस ये टसल सा रहता है। द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड, ये बिल्कुल उन्हीं के अल्फाज हैं। द ऑप्रेसर है और द ऑप्रेस्ड है। इसी तरह द बुर्जुआजी क्लास है और दूसरा जो है प्रोलेटेरिएट क्लास है। इनके दरमियान एक स्ट्रगल जारी रहता है। और ये सब बातें जो है ये अपनी किताब मैनिफेस्ट
जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसमें ये लिखता है। फिर जो है इसकी जो फिलॉसफी है, इसका जो कंसेप्ट है वो है मटीरियलिज्म। अब सवाल ये है कि ये क्या चीज़ है, इसने इसमें नया क्या किया है। तो चंद चीज़ें आप लोग जहन में रखें। एक नाम मैं बताता हूँ, ये लिखे भी, उस शख्स का नाम है हीगल। हीगल भी इसी की तरह जो है जर्मन आइडियलिस्ट फिलासफर था, ठीक है, और ये हीगल से बहुत ज़्यादा मुतासिर भी था। आई थिंक इसने पीएचडी भी जो की थी वो भी हेगेलियन फिलासफी पर ही की थी। एनी हाउ, फिर आप बुक में देख भी लें कि ये बात किस हद तक सही है, लेकिन पीएचडी की है। और ये हीगल को बड़े जो है गहराई से जानता था और उसको पढ़ता था और उसकी जो फिलासफी है उसको समझने की कोशिश करता था। हेगेलियन फिलासफी क्या है ये भी आप लोगों को बता दूं। हीगल ने कहा है, इस हिस्ट्री को अनफोल्ड किया है विद द हेल्प ऑफ आइडियाज। वर्ल्ड स्पिरिट भी उसको कहा जाता है, आइडियाज के जरिए। हीगल ने 3 टर्म्स दे दिए। ये 3 टर्म्स जल्दी से लिख ले, ठीक है। आज मैं आप लोगों को क्विकली बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग भी समझ आए कि ये है क्या चीज़, हम इन सारी चीज़ों को पेपर में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ बुक रीडिंग नहीं है कि आप लोग कार्ल मार्क्स के चंद डिफिनीशन सीख ले और ये अप्लाई किस तरह करना है पेपर में किस तरह। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव कम अक्रॉस दैट दे डू नॉट नो हाउ टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑन डिफरेंट इशूज, ठीक है। हमने इसको मजहब पर किस तरह अप्लाई करना है, साइंस पर किस तरह अप्लाई करना है, जिंदगी के अप्रोच पर किस तरह अप्लाई करना है, अपनी जात पर किस तरह अप्लाई करना है, फैमिलीज पर किस तरह अप्लाई करना है, हमने रियलिटीज किस तरह इसकी मदद से जो है डिस्कवर करनी है, किस तरह हम डिस्कवर कर सकते हैं, ये सब जो है आज आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपने थोड़ा सा एक्टिव रहना है, कनेक्टेड रहना है और साथ में कोशिश करें कि जो जो चीज़ मैं बताता रहूं जल्दी जल्दी से आप लोग लिखा भी करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल नॉट फाइंड इन द बुक्स। शायद इस बुक में आप लोगों को वो चीज़ें ना मिले। एनी हाउ, लेक्चर किताब से ही है, मैं आप लोगों को मोस्टली बुक से ही इसलिए पढ़ाता हूं ताकि जब आप ये बुक खोलें तो आपको एलियन ना लगे, मतलब अजीब व गरीब ना लगे कि सर ने कहाँ से लेक्चर दिया है। ये जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ वो इसी बुक से होंगी। जब आप ये बुक खोलेंगी सो यू विल डेफिनेटली easily understand after one reading। लेकिन मुसीबत ये है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, मतलब रीडिंग नहीं करते। रीडिंग करते भी हैं तो पता नहीं कौन सा लेवल है अभी आप लोगों का रीडिंग का, ए में हो, बी में हो, सी में हो, प्रोफिशिएंसी लेवल आप लोगों का क्या है। खुद की जो है इंट्रोस्पेक्शन हर महीने किया करे, ठीक है। अच्छा, हीगल के आइडियाज, ये अल्फाज लिखे, हीगल के आइडियाज। हीगल ने क्यों कहा? हीगल ने हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ आइडियाज। ये जहन में रखे कि हीगल ने हिस्ट्री को आइडियाज के जरिए अनफोल्ड किया और फिर उसने 3 टर्म्स दे दिए हमें। एक है थीसिस, ठीक है, दूसरा है एंटीथीसिस और तीसरा है सिंथेसिस, ठीक है। थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, ये 3 टर्म्स लेके अब तीनों को समझाता हूं। थीसिस कहते हैं आइडिया को। तो हीगल हमें बताता है कि दुनिया में एक आइडिया दूसरे आइडिया को डोमिनेट करना चाहती है और इस वजह से दुनिया की जो हिस्ट्री है उसमें जंगें भी लड़ी गई, उसमें उसमें जो है चेंजेस भी आए वक्त के साथ साथ। ये सब कुछ जो है आइडियाज की वजह से है। आइडिया, मिसाल के तौर पर मोनार्की एक आइडिया है, फिर उसका एंटीथीसिस डेमोक्रेसी आया, आज भी है डेमोक्रेसी, ठीक है। इसी तरह अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी है तो उसका एंटीथीसिस भी है प्लैन्ड मार्केट इकोनॉमी। अगर फ्री मैन एक आइडिया है तो स्लेवरी दूसरा आइडिया आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह जो है थीसिस और एंटीथीसिस। अकॉर्डिंग टू हीगल हमें ये बताता है कि कोई भी आइडिया, कोई भी सोच या ख्याल या जात
बगैर अपोजिट के नहीं रह सकती। अभी इसका मिसाल भी मैं आप लोगों को देता हूं। जमीन आसमान, मर्द औरत, दिन रात, हर चीज का अपोजिट होगा। जब अपोजिट ना हो तो आप इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। अब आप दिन को किस तरह एक्सप्लेन करो? जैसे आइंस्टाइन की वो बात मशहूर है कि व्हाट इज डार्कनेस? द एब्सेंस ऑफ लाइट। एंड व्हाट इज लाइट? द एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। तो अगर लाइट ना होता तो आप डार्कनेस को डिफाइन नहीं कर पाते, और अगर डार्कनेस ना होती तो आप लाइट को डिफाइन नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये है कि अपोजिट आइडिया मौजूद होगा तब आप एक चीज को डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मर्द की डिफिनीशन अगर की जाए तो मर्द को हम कंपेयर करते हैं औरत के साथ। अगर सारी औरतों को इस दुनिया से निकाल दे तो फिर मर्द या लड़का या जो मेल है, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी उसको एक्सप्लेन किया या उसकी डिफिनीशन नहीं फिर होंगी। इसी तरह एक औरत को ले लिया जाए तो और मर्दों को निकाल ले, सिर्फ औरतें हों तो फिर औरत को एक्सप्लेन करना, उसको समझना, उसको डिफाइन करना फिर नामुमकिन है। तो इसलिए जो है लैंग्वेज में ये क्वालिटीज हैं। और इवन हीगल भी बताता है कि ये मिसालें मेरी अपनी है, ये आप लोगों को बता दूं, ये मेरी अपनी है, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगी। मैं आप लोगों को सिर्फ इजीली समझा रहा हूं कि दुनिया में किस तरह डिफिनीशंस आते हैं जब हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो उसका अपोजिट आइडिया, अब आप डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं तो आपके पास डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप को डिफाइन करते हैं क्योंकि आपके पास डेमोक्रेसी है। तो अपोजिट चीज आपके पास प्रेजेंट होती है, तो थीसिस होता है, उसका एंटीथीसिस भी होता है, और ये दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू हीगल कहता है कि एक आइडिया दूसरे आइडिया को डोमिनेट करना चाहता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रगल उसके बीच होता है, और उसकी स्ट्रगल के बीच की वजह से एक तीसरा आइडिया जो है उसका सिंथेसिस, जो कि न थीसिस होता है न एंटीथीसिस होता है, एक नई चीज वजूद में आ जाती है और फिर उसको कहा जाता है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस जो है थीसिस और एंटीथीसिस के मिलाप से जब एक नई चीज वजूद में आ जाए उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। और आप लोगों को अगर जबरदस्त मिसाल मेरे जहन में आई, अगरचे पॉलिटिकल साइंस से या फिलॉसफी से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक बायोलॉजी से है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देता हूं। जब अंग्रेजों ने मतलब जो वाइट फीमेल थी उन लोगों ने शादी की ब्लैक मैन से, जो काले मर्द होते हैं, जो अमेरिका की कह ले या जिधर का भी कह ले, जब वाइट वुमेन एंड ब्लैक मैन ने शादी की तो उससे जो बच्चा पैदा हुआ, फिर वो जो है ना वाइट था और ना ब्लैक था, उसको मुलाटो लफ्ज इस्तेमाल होता है, मुलाटो। और फिर जो है एक नया नस्ल जो है वजूद में आया। तो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ये बड़ा एक फनी मिसाल है जो मुझे अभी जहन में आया। एनी हाउ, ये क्या है? सर प्लीज एक्सेप्ट ग्रुप रिक्वेस्ट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, दे कैन नॉट एक्सेस लेक्चर। अच्छा, अभी तो नहीं कर सका, क्लास के बाद फिर करूँगा, ठीक है। और ये सारे मसाइल जो है आप लोगों को उसके साथ करने चाहिए। ये सर मिर्ज़ा जो है, मिर्ज़ा हसन, उसके साथ ये मसाइल हल करने चाहिए आप लोगों ने। एनी हाउ, अभी आप लोगों ने मुझ पर छोड़ा है तो क्लास के बाद करूँगा। अच्छा, ये तो खैर बायोलॉजिकल मिसाल है, इस पर इतना जहन ना दे और ना ही पेपर में लिखे। मैं आप लोगों को एक और मिसाल देता हूँ थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का। और वो मिसाल है जैसे कि चलो अरिस्टोटल को ले लेते हैं। ये आप लोगों को समझाने के लिए, पेपर में लिखने के लिए नहीं है, ये मिसाल बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, सिर्फ आप लोग समझ ले कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस है क्या चीज़, ठीक है। मोस्टली मैं जब मिसालें देता हूँ तो वो जब टीचर मिसाल दे तो वो अनएकेडमिक बन जाता है। तो अनएकेडमिक राइटिंग पर जब आप पेपर में लिखते हैं तो एग्जामिनर थोड़ा सा मायूस हो जाता है कि इसने मिसाल भी दी तो क्या मिसाल दी, ठीक है। अगरचे मिसाल जब दूंगा तो वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। एक अरिस्टोटल को ले लो, उसने कहा कि पहले क्या है, मोनार्की है, मोनार्की के बाद अरिस्टोक्रेसी आती है, दोनों के बीच में से फिर तीसरा जो है उसने तो 6 फॉर्म दिए, मैं थोड़ा सा शार्ट करके देता हूँ। मोनार्की है, मोनार्की से टायरनी बन जाती है जो मोनार्की का करप्ट फॉर्म है, फिर जो है अरिस्टोक्रेसी आ जाती है, तो उसका एक अपोजिट आइडिया हमारे पास है। फिर अरिस्टोक्रेसी से ओलिगार्की, ओलिगार्की अरिस्टोक्रेसी का करप्ट फॉर्म है,
तो फिर वहां से एक नया फॉर्म आ जाता है, हम उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। फिर डेमोक्रेसी भी जब उस दौर में करप्ट बन जाए तो फिर बन जाती है ये क्या है, पॉलिटी है। तो एक नया चीज जो है वजूद में पॉलिटी आती है। पॉलिटी जब करप्ट बन जाए तो फिर डेमोक्रेसी बन जाती है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अब जो मिसाल देता हूँ वो ज्यादा रिलेवेंट है, और वो इंग्लैंड का पार्लियामेंट ले ले। ठीक है, इंग्लैंड में मोनार्की थी पहली। ठीक है, वक्त के साथ साथ उसका एंटीथीसिस आया, और एंटीथीसिस आया जमहूरियत मतलब पार्लियामेंट के सूरत में। अब एक वक्त आया क्रोमवेल के दौर में, जब मोनार्की मुकम्मल तौर पर खत्म हुई थी, इवन वो किंग भी भाग गया था। ठीक है, और बिल्कुल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, लेकिन लोगों ने फिर भी उसको खत्म करके उसको वापस बुलाया। लेकिन पार्लियामेंट्री भी रही और मोनार्की भी रही, और अब मोनार्की भी नहीं है और पार्लियामेंट्री भी नहीं है, एक नया वजूद आया है। अगरचे मोस्टली हम कॉन्स्टिट्यूशन में यही पढ़ते हैं कि वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन रियल में देखा जाए तो वहां पर मोनार्क भी हैं, और वहां पर अरिस्टोक्रेसी भी है, और वहां पर जो है आपके पास पार्लियामेंट भी है। तो एक किस्म का मिक्स फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनका। तो ये जो है थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का कंसेप्ट ये हीगल का है, और ये इट इज बेस्ड ऑन द आइडियाज, ये आइडियाज पर मबनी है। अब आते हैं एक और चीज की तरफ। कार्ल मार्क्स ने हीगल के आइडिया को उठाया, लेकिन उसको ये कहा कि जनाब ये आइडियाज नहीं है, आइडियाज आर नॉट द कंट्रोलिंग फोर्स, कि ये कंट्रोलिंग फोर्स आइडियाज नहीं है, दैट इज मटीरियल। मटीरियल ही कंट्रोलिंग फोर्स है, मटीरियल इन सब चीजों को कंट्रोल करती है। इवन योर आइडियाज आर शेप बाय मटीरियल, आपके आइडियाज भी जो है मटीरियल से ही आते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों, क्या आप लोग वर्ल्ड टूर का सोच सकते हैं? ठीक है, गुर्बत में, गरीबी में, पैसा नहीं है, मटेरियल नहीं है, गाड़ी नहीं है, जहाज नहीं है, क्या वो वर्ल्ड टूर का सोच सकता है? तो वो आइडिया ही नहीं बनता, मटेरियल ही नहीं है। ठीक है, तो एक गरीब की सोच छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? बिकॉज उसके पास मटेरियल नहीं होता, और जैसे जैसे उसके हालात अच्छे होंगे उसके आइडियाज ओपन होंगे। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ सीएसपी बनना चाहते हैं। ठीक है, अब आपकी सोच इतनी है कि आप सीएसपी बने, ठीक, और इसके लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं। जब आप सीएसपी बन जाएं, एक ग्रुप में चले जाएं, फिर आप कहेंगे कि ये ग्रुप तो मेरे लिए ठीक नहीं है। अब आपके पास थोड़ा सा मटेरियल आ गया, अब आप कहते हैं कि नहीं, मैंने टॉप ग्रुप में PAS पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, पुलिस में जाना है, फॉरेन सर्विसेज में जाना है। फिर जब उधर भी इंसान जाए, फिर उसका जहन और भी बढ़ जाता है, मटेरियल आ जाता है, ज्यादा मटेरियल आ जाता है। तो फिर कहता है कि मैं अब पूरी दुनिया में घूमना चाहता हूं, पूरी दुनिया में भी घूमे। फिर कहता है कि मैं उससे भी आगे जाऊं। तो ये जो है इंसान सोचता है, और दैट सोच, दैट थिंकिंग, दैट आइडिया, दैट थॉट इज शेप्ड बाय मटेरियल। आप जेब में पैसे हो, आप बाजार जाएं, आपकी सोच बड़ी होती है, मैंने जी ब्रांड्स लेने हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लेने हैं, ये लेना है, वो लेना है। आपकी जहन में आइडियाज होते हैं, 1000 किस्म के आइडियाज होते हैं, और आपकी जेब में पैसे ही नहीं है। तो आप जाते, आप कहते हैं कि बस क्या है, बस ये दे दे, वो दे दे, बात खत्म। तो योर आइडियाज यू नो इज शेप्ड। इवन रिलेशनशिप के बारे में भी कार्ल मार्क्स कहता है कि ऑल द रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय द मटेरियल। ये मटेरियल से ही सब कुछ है। ये जो हिस्ट्री है, ये क्लास स्ट्रगल है, ये जो अमीर और गरीब का फर्क है, ये इस वजह से नहीं कि आइडियाज हैं, ये इस वजह से हैं कि एक क्लास के पास, जिसको हम बुर्जुआजी क्लास कहते हैं, दे हैव द मटेरियल, उसके पास मटेरियल है, दे हैव द कमोडिटीज, उसके पास सोर्सेज भी हैं, और उसने ही फिर सब कुछ इस मटेरियल के जरिए कंट्रोल भी किया है। और दूसरा हमारे पास जो होता है प्रोलेटेरिएट क्लास, जो गरीब तबका है, दे डू नॉट हैव दैट मच मटेरियल, उसके पास वो मटेरियल ही नहीं है जिसके मदद से वो कुछ कंट्रोल कर सकें। और इस वजह से जो है सोसाइटी में क्लास डिवीजन मौजूद है। कार्ल मार्क्स फिर ये भी बताता है कि जितने भी रिलेशंस हैं ये भी पैसों की बुनियाद पर है। पैसे लफ्ज तो मैंने यूज किया, लेकिन पैसा भी मटेरियल है, लेकिन मटेरियल कुछ भी हो सकती है। इवन ये पेन जो है ये भी एक मटेरियल है। ठीक है, तो ये तो मटेरियलिस्ट है
ही बिलीव्स इन मटेरियल। वो कहता है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है दैट इज बेस्ड ऑन मटेरियल। ठीक है, ये जो हिस्ट्री में जंगें वगैरह भी लड़ी गई, ये कुछ लोग अमीर हैं कुछ गरीब हैं, ये सब जो है मटेरियल पर बेस है। अब मिसालें देता हूँ, ठीक है। एक मिसाल रिलेशन की तरफ से देता हूँ कि जो ब्लड रिलेशंस, इवन ब्लड रिलेशन भाई बहन, हस्बैंड वाइफ या बच्चे और पेरेंट्स, ये भी जो है मटेरियल के ऊपर बेस करते हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ, आप लोग इसको पर्सनल ना लें। यू माइट बी लविंग योर पेरेंट्स, वो अलग चीज़ है, या योर पेरेंट्स माइट बी लविंग यू मोर, वो पर्सनल ना लें। लेकिन ओवरऑल जो है जनरली तौर पर, जनरली अगर हम इसको देख ले तो हमें ये नज़र आता है कि पैसा ही जो है ये डिटरमिन करता है। अब एक पेरेंट्स ले ले तो उसका जो बेटा या बेटी सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं वो उसको ज़्यादा लाइक करते हैं, और अगर लाइक नहीं करते प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बनिस्बत उस बेटे के या उस बेटी के जो गरीब है या बेरोज़गार है या ऐसे ही माँ बाप का पैसा खाता रहता है और फ़ायदा उसका कुछ भी नहीं है। या आप लोगों को ये भी बता दूं, बचपन में अगर बच्चे हैं सही, वो अपने फादर को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देते हैं या उसको जो है लाइक करते हैं। वजह क्या है? दैट इज़ मटीरियल। वो देखता है कि वो मुझे चीज़ें ला कर देता है, उसके पास पैसा है। या वो फादर जिसके पास सब कुछ हो जाए, चाहे जितना भी बूढ़ा हो जाए, द चिल्ड्रन लव दैट फादर। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि उसके पास मटेरियल है, उसके पास पैसा होता है। जितना भी बूढ़ा हो जाए वो कहते हैं कि बस ठीक है, ये हमारा, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन जो गरीब लोग हैं और उसके पेरेंट्स बूढ़े हो जाए तब वो क्या करते हैं? वो बोझ बन जाते हैं। वो कहते हैं हर वक्त बीमार रहते हो, हमारे पास पैसे नहीं हो, ऊपर आपसे एक बोझ बने हुए हो। एनी हाउ, ये एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पर्सनल नहीं लेनी, ये सोसाइटी में मौजूद हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने खुद देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो किसी से सुने होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे, बट इट इज़ समथिंग, ये रियलिटी है। अब दुनिया में देख ले, ठीक है, उस मुल्क की ज़्यादा इज्जत होती है जिस मुल्क के वसाइल ज़्यादा होते हैं, जिस मुल्क के पास पैसे ज़्यादा होते हैं उसकी इज्जत ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आप इस वक्त अमेरिका ले लें, जिधर भी जाएं बस वो सुप्रीम पावर है, ठीक है। अब जब उसको सुप्रीमेसी दी है तो किसने दी है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ जो है पैसों की वजह से है कि उसके पास उसकी एक स्ट्रांग इकानमी है। अब पाकिस्तान को ले ले, कर्जों में डूबा हुआ है, तो इसकी सॉवरेनिटी भी जो है, इसकी सॉवरेनिटी भी कंप्लीट सॉवरेनिटी नहीं है, इसके फैसले भी अपने फैसले नहीं है। IMF भी उसको डिक्टेट करता रहता है, वर्ल्ड बैंक भी उसको डिक्टेट करता रहता है, अमेरिका भी उसको कहता है कि मुझे ये बेस दे रहे, मुझे वो बेस दे रहे, आप मेरे साथ आए, अफगानिस्तान की लड़ाई में मेरे साथ शामिल हो जाए, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब ये क्या है? क्योंकि ये एक मकरूज मुल्क है, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि इसके पास वसाइल नहीं है, क्योंकि इसके पास मटेरियल नहीं है। तो मटेरियल ही रिलेशंस को डिटरमिन करता है। अब हम चाइना भी एक काफिर मुल्क है, लेकिन हम उसको बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, और इसी तरह दूसरे काफिरों को जो है हम क्या बुरा भला नहीं कहते, इसराइलियों को यहूदी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। इसी तरह इंडिया वालों को ले ले, हमने उस पर हजार किस्म के, कश्मीर में जुल्म होता है हम चीखें मारते हैं, और चाइना जब यूगोर के मुसलमान पर जो है जुल्म करता है हम चुप रहते हैं। वजह क्या है? दैट इज़ मटीरियल। चाइना ने आपको पैसे दिए हैं, उसके साथ आपके मटीरियल जो रिलेशंस हैं वो है, और ये आप रियलिज्म कह ले, जो भी कह ले, बट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इज बेस्ड ऑन मटीरियल, ठीक है। और फिर वो ये मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मिसालें दी हैं। जब आप किताब इसके बाद पढ़ेंगी फिर आपको वो सिस्टमेटिकली बताता है कि ये किस तरह होता है, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो ये डिटरमिन करती हैं। एक तो ये है कि मटेरियल या कमोडिटीज़ के लिए मजदूर का होना, लेबर का होना, इन्वेंटर का होना या इंजीनियर्स का होना वगैरह, ये लाजमी है। दूसरा तबका फिर आता है जिसके पास इम्पोर्टेंस होती है, और वो चीज़ है टूल्स, मजदूर, इंजीनियर्स या इन्वेंटर जो भी है, ये होना। फिर रॉ मटेरियल का होना, और तीसरा जो है मींस ऑफ प्रोडक्शन,
या कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन के आप किस कंडीशन में इसको तैयार करते हैं। फिर ये वसाइल जिसके कब्जे में हो फिर सब कुछ उसके कब्जे में चला जाता है। और ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ये कंट्रोल करता है बुर्जुआजी, ये कंट्रोल करता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। इवन वो इस वजह से जो है हर चीज़ से जो टूल्स हैं उससे तो फ़ायदा लेता ही लेता है। जो मजदूर तबका है उसको भी एक्सप्लॉइट करता है, उसको उसका इस्तेहसाल भी होता है। और कि वो कार्ल मार्क्स ये भी बताते हैं कि मजदूर क्यों कुछ नहीं कर सकता और मजदूर का जो एक्सप्लॉइटेशन है ये क्यों होता है। वजह ये है दैट लेबर जो है, मजदूरी जो है, जो लेबर है, दैट इज़ नॉट परमानेंट, दैट इज़ पेरिशेबल। वो परमानेंट नहीं है। इंसान अपना एज कंट्रोल नहीं कर सकता, इंसान अपने सेल्स या इंसान अपने जिस्म को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे पता है कि मैं 10 साल काम नहीं करूँगा तो 10 साल बाद मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं होगी। अब आप लोग खुद ही देख लें, अब जवान हैं, सारे के सारे जवान हैं, CSS की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद देयर विल बी नथिंग। लोग आपको कहेंगे कि CSS की तैयारी करें, आप कहेंगे कि नहीं अब मेरा एज गुजर चुका है, अब एज जो लिमिट है वो रुक चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपको अगर इस वक्त अगर आपको छोटे से छोटा CSS का ग्रुप भी दे रहे, आप खुश हो जाएंगे कि चलो रेलवे में दे दे, ये पोस्टल ग्रुप में दे दे, जिधर भी जाना चाहे, लेकिन मुझे CSP बना दे किसी तरह से, ठीक है, जो भी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास 2 साल है, 3 साल है, 1 साल है, 4 साल है, दे आर पेरिशेबल, वो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। तो अभी आप लोगों को सिक्योरिटी चाहिए। फिर इंसान बन जाता है, फिर दूसरा अटेम्प्ट भी देता है, तीसरा भी देता है, अच्छे ग्रुप के लिए भी भागना चाहते हैं। ये मैं सिर्फ आप लोगों से रिलेवेंट मिसाल देता हूँ। अच्छा, तो कार्ल मार्क्स जो है इन सब रिलेशंस को मादे परस्ती की निगाह से देखता है। और क्यों? क्योंकि उसकी जो फिलॉसफी है वो है मटीरियलिज्म। थोड़ा सा वो हिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करता है इसी मटीरियलिज्म के तनाज़र में। और वो क्या है? वो कहता है कि सोसाइटी जब फर्स्ट टाइम वजूद में आई तो वो प्रिमिटिव सोसाइटी या क्लासलिस्ट सोसाइटी थी। कुछ भी नहीं था, कोई अमीर गरीब नहीं था, कोई ये नहीं था कि ये मर्द है, ये पैट्रियार्की है, ये मैट्रियार्की है, कुछ भी ऐसी बात थी ही नहीं। सब लोग बराबर थे, हंटिंग करते थे, स्टोन एज आप उसको कह ले, कोई घर नहीं होता था, बस लोग रहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने ज़राअत शुरू की, ज़राअत, खेती बाड़ी वगैरह। तो वहाँ पर लोगों को जो है सिस्टम आया कि मेरी ज़मीन है, यहाँ पर मैं खेती बाड़ी करूँगा। औरतें प्रेग्नेंट होने लगी, प्रेगनेंसी में वो काम नहीं कर सकती थी, प्रेगनेंसी के दौरान वो मर्दों पर डिपेंडेंट हो गई। और इसी तरह जो है पैट्रियार्की वजूद में आई, मर्द ज़ात खुद को जो है घर संभालने वाला समझने लगा और औरत को जो है थोड़ा सा कमज़ोर समझने लगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा होता था, जो लेबर होता था, वो मर्द ज़्यादा करता था उस दौर में, ठीक है। और पैट्रियार्की वहाँ से इस्टेब्लिश हुई। तो आज आप लोगों ने पैट्रियार्की भी सीख ली कि पैट्रियार्की है क्या चीज़, किस तरह वजूद में आई और किस तरह मर्दों ने पावर हासिल किया और औरतें क्यों जो है इतनी महकूम है। अब अगर हम इसी मटीरियलिज्म को और इस पैसे की रिलेशन को अपने घरों पर अप्लाई करें तो आप लोग खुद ही देख लेंगे कि औरतें जो है चाहे पश्तून सोसाइटी हो या चूंकि मेरा ताल्लुक यहाँ से है तो ये एग्जांपल दूंगा, आप लोग अपने सिंध या बलूचिस्तान या पंजाब की मिसाल भी दे सकते हैं कि वहाँ की जो औरतें हैं वो ज़्यादा डरी हुई भी हैं, एजुकेशन भी नहीं है, फैसले भी नहीं ले सकती, इसी तरह आज़ाद भी नहीं है अपनी सोच में, फैसले में। बस मर्दों को सब कुछ दिया हुआ है कि ये मर्द ही करेंगे, फैसले भी करेंगे, शादियाँ भी जो है फैसले वगैरह, ये सारे के सारे डिसीशंस जो है ये भी करेंगे, कारोबार भी ये संभालेंगे, घर भी ये संभालेंगे। वजह क्या है? दैट इज़ मटीरियल। मर्दों ने कारोबार संभाला हुआ है, मर्दों ने जो है पैसा संभाला हुआ है। औरतों को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता कि आप काम ना करें, उसको एजुकेशन नहीं दी जाती कि आप जो है एजुकेशन हासिल करेंगे तो आपकी जहन खुलेगी, आप काम करेंगे, और मर्दों की हाथ से फिर आपकी जो गिरफ्त है वो निकल जाएगी। तो ये जानबूझकर इन लोगों ने पैट्रियार्की इस्टेब्लिश की है इस तरीके से।
अगरचे इसमें मर्दों का नुकसान भी है। मर्दों का नुकसान ये है कि वो ज़्यादा काम करते हैं, अपनी ज़ात को भी संभालते हैं, औरतों को भी संभालते हैं, बेटियों को भी संभालते हैं। मर्दों का नुकसान ये भी है कि वो ज़्यादा काम करते हैं। अगर मियाँ बीवी बेटियाँ बेटे सब एक साथ काम करते तो 2-2 घंटे बस काम करते, फिर बाकी ज़िंदगी इंजॉय करते। लेकिन ऐसा नहीं किया है पश्तूनों ने, या इवन पाकिस्तानी पूरी सोसाइटी पेट्रियार्कल है, इन लोगों ने ऐसा नहीं किया है। औरतों को आधी आबादी को घरों में बिठा दिया, ठीक है, अपनी पावर को कायम रखने के लिए। ये असल में अगर देखा जाए तो इट इज़ ऑल अबाउट द पावर, ये पावर ही है। एनी हाउ, ये बातें आप लोगों के साथ जो है ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बता दिया कि ज़िंदगी को देखने के लिए आप इसको जो है इसी फिलॉसफी को आम घरों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन पेपर में भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में नहीं। ये जो पाक अफेयर्स होते हैं, जेंडर स्टडीज़ हो गया, हिस्ट्री हो गया, पैट्रियार्की पर क्वेश्चन आ जाए तो आप कार्ल मार्क्स के मटीरियलिज्म को अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर। ऐसे हो गया, वहाँ पर भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं, इसने कहा कि पहले कुछ भी नहीं था, वो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, कोई क्लास कुछ भी नहीं था, हर एक शख्स आज़ाद था, बस जो खाता था पीता था सो जाता था, घर वगैरह कुछ भी नहीं था। खेती बाड़ी का दौर आया, एग्रीकल्चर दौर आया, इसमें जो है मर्दों ने ज़्यादा कमाना शुरू किया, औरतों को घरों पर बिठा दिया, और इसी तरह जो है फिर कुछ लोग ज़्यादा अमीर हो गए, कुछ ज़्यादा गरीब हो गए, तो लैंड लॉर्ड्स और फ्यूडल सिस्टम जो है वो वजूद में आया। अच्छा, फ्यूडलिज्म के बाद क्या हुआ? फ्यूडलिज्म के बाद इसने जन्म दिया बुर्जुआजी क्लास को, मतलब जो आजकल हम इसको सरमायादार तबका कहते हैं, वो वजूद में आया। फिर मॉडर्न कम्युनिज्म जो है मॉडर्न कैपिटलिज्म वजूद में आया। इसके बाद जो है कार्ल मार्क्स हिस्ट्री को ये देखता है कि एक वक्त आएगा कि सोशलिज्म आएगा। अभी तो कैपिटलिज्म पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, और वो कहता है कि कुछ सालों बाद या कुछ सदियों बाद शायद सोशलिज्म पूरी दुनिया पर आए, और सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म आए, और कम्युनिज्म जो ऐसा स्टेट होगा जिसमें स्टेट का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, क्लासलेस सोसाइटी होंगी। जैसे प्रिमिटिव एज था कि कोई तबका नहीं होता, अपर क्लास लोअर क्लास नहीं था, कोई अमीर गरीब नहीं था, कोई फ्री मैन और स्लेव मैन का कंसेप्ट नहीं था, कोई अप्रेसर और अप्रेस्ड नहीं था, कोई जो है फ्री मैन और स्लेव नहीं था, कोई काला और गोरा नहीं था, बस सब इंसान थे, बराबर थे, एक जैसा था। पूरी दुनिया उनकी थी, जहाँ सोना था बस सो लेते, जहाँ खाना था खा लेते, और बस ये ज़िंदगी गुजारते थे। और यही फिर वो कहता है कि कम्युनिज्म जो है आखिरी स्टेज होगा वापस प्रिमिटिव एज में पहुंचने के लिए। एक उसने एक आइडियल चीज़ बनाई है, एग्री करते हैं या नहीं करते वो फिर आखिर में देखते हैं। अच्छा, एक और नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ, और वो है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल के बारे में आप लोगों ने सबसे पहले समझना है कि क्लास क्या है। क्लास जो है, वैसे हमारी जो पूरी सोसाइटी है दैट इज़ मेड अप ऑफ क्लासेस। ये तो सोसाइटी जो है क्लासेस से बनी है। क्लास जो है फिर ग्रुप ऑफ पीपल है। क्लास मीन्स ये कोई स्कूल या कॉलेज का क्लास नहीं, क्लास डिवीजन का बता रहा हूँ। सोसाइटी के जो क्लासेस हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके पास जो है ज़राए होते हैं, वसाइल होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो उसके हाथ में होता है। अब क्लासेस फिर दो तरह के हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। एक बुर्जुआजी क्लास है, दोज हु कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसके पास सब कुछ है। एंड द नेक्स्ट क्लास इज द प्रोलेटेरिएट क्लास, मजदूर तबका या लोअर क्लास, जिसके पास दोज हु डू नॉट कंट्रोल द रिसोर्सेज, जिसके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है रिसोर्सेज पर। अब दो क्लासेस बन गई। जो अपर क्लास हैं वो लोअर क्लास को, या जो बुर्जुआजी क्लास हैं वो इस प्रोलेटेरिएट को हर वक्त एक्सप्लॉइट करता रहता है। एक वक्त आएगा, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, एक वक्त आएगा कि इतना एक्सप्लॉइट कर देगा कि जो लोअर क्लास या प्रोलेटेरिएट क्लास है उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी, और वो जो है इनकलाब की तरफ भागेगा और अपने हक की तरफ भागेगा, और जो बुर्जुआजी क्लास है, जो चंद ही लोग हैं, उसको मुकम्मल तौर पर जड़ से ख़त्म करेगा। और ये क्लास स्ट्रगल जो है ये शुरू होगा, ठीक है। और इस में जो 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 इस जंग में जो तरक्की होगी या जो
जीत होगी वो प्रोलेटेरिएट मजदूर तबके की होगी, और मजदूर तबका जो है वो फिर इस जंग को जीत कर तमाम बुर्जुआजी को ख़त्म करेगा। इसको क्लास स्ट्रगल थ्योरी कहते हैं ऑफ दी कार्ल मार्क्स। अब इसके बाद क्या होगा, चलो बुर्जुआजियों को ख़त्म किया और प्रोलेटेरिएट आ गए, क्या हुआ फिर कार्ल मार्क्स एक नया आइडिया देता है और वो है डिक्टेटरशिप ऑफ दी प्रोलेटेरिएट। आपकी किताब में है, डरने की ज़रूरत नहीं है इन बातों से, ठीक है, आसान बातें हैं। प्रोलेटेरिएट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ दी प्रोलेटेरिएट एक ये कंसेप्ट देता है। वो कहता है कि बुर्जुआजी को ख़त्म किया, फिर ये लोग जो है डिक्टेटर बन जाएंगे। अब डिक्टेटर क्यों बनेंगे, उसके लिए फिर वो कहता है डिक्टेटर इसलिए बनेंगे क्योंकि जो बुर्जुआजी जिनको थोड़ा सा सबऑर्डिनेट किया गया, साइडलाइन मार्जिनलाइज किया गया, वो कोशिश करेंगे कि दोबारा अपनी गिरफ्त मजबूत करे, दोबारा से बुर्जुआजी क्लास आ जाए। तो इसके लिए मजबूत प्रोलेटेरिएट क्लास का होना ज़रूरी है, लाजमी है, और इसलिए ये लोग डिक्टेटर बन जाएंगे ताकि लास्ट आखिरी हद तक जो है बुर्जुआजियों को ख़त्म कर दिया जाए मुकम्मल तौर पर, उसकी जड़ों से। जब उसकी जड़ें भी ख़त्म हो जाएं तब जो है प्रोलेटेरिएट क्लास जो है उसकी डिक्टेटरशिप ख़त्म हो जाएगी और क्या होगा, सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में सब के सब लोग बराबर होंगे, क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, जैसे अपर क्लास लोअर क्लास ये ख़त्म हो जाएगा। फ्री मार्केट इकानमी की बजाय प्लान्ड इकानमी आएगी, लोग जो काम करेंगे उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक तनख्वाह भी मिलेगी, ठीक है। और ये नहीं होगा प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट कि ये मेरा घर है, ये मेरी कंपनी है, ये कंसेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। सब नेशनलाइजेशन वगैरह जिसको हम कहते हैं वो आ जाएगा, सब कुछ हुकूमत का होगा, सब कुछ स्टेट का होगा। फिर वो कहता है इसके बाद भी एक ज़बरदस्त स्टेज है जिसमें स्टेट का जो कंसेप्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, स्ट्रगल क्लास स्ट्रगल पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और एक और डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट इस पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है कि विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, कि स्टेट का ख़त्म होना, विदर अवे होना ऑफ द कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स अब ये क्या है ये आप लोगों को बताता हूँ। कार्ल मार्क्स फिर कहता है कि जब सोशलिज्म भी कायम हो जाए, सारे जो है वो बुर्जुआजी ख़त्म हो जाए और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट भी ख़त्म हो जाए, तो फिर जो है सब लोग बराबर हो जाएंगे, और जब सब बराबर हो जाएंगे तो फिर ज़रूरत ही नहीं रहेगी स्टेट की। कार्ल मार्क्स ये सोचता है, ये बिल्कुल कार्ल मार्क्स बहुत ज़बरदस्त मिसालें हैं और ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स भी हैं जो आपको भी शायद हिला के रख दे। बिल्कुल वो कहता है कि ये स्टेट जो है ये इट इज़ बेस्ड ऑन पावर, इट इज़ अ फोर्स, ये एक ताकत है, ठीक है। और ये ताकत क्यों है फिर ये भी बताता है। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है टू कंट्रोल द प्रोलेटेरिएट पीपल या प्रोलेटेरिएट क्लास, जो मजदूर तबका है उसको कंट्रोल करे। इट ऑलवेज हेल्प्स द बुर्जुआजी, ये हमेशा जो है इन अमीरों की मदद करता है, गरीबों को ये कंट्रोल रखता है, ताकि उसको कहता है कि आप कानून के खिलाफ ना जाएं। बाकी पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं, अमीर बैठते हैं, कानून कौन बनाते हैं, ये अमीर बनाते हैं। ये अपने फायदे के लिए इंडस्ट्रियों को फायदा देते हैं और गरीबों को कुछ नहीं देते हैं, हॉस्पिटल्स को कुछ नहीं दिया जाता। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स फिर वो कहता है कि स्टेट का आना इस वजह से नहीं है कि वो किसी आम प्रोलेटेरिएट को, मजदूर को फायदा दे रहे, बल्कि स्टेट इसलिए वजूद में है ताकि ये अमीरों को प्रोटेक्ट कर सके। स्टेट एक फोर्स, इन लोगों ने एक ताकत बनाया है इन अमीरों ने, ताकि इनको कंट्रोल कर सके। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एथियस्ट भी था और मटेरियलिस्ट भी था, और फिर इसने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म रिलीजन पर भी किया, और उसने फिर ये भी बताया कि रिलीजन भी जो है वो भी आपको एक कंट्रोलिंग इनविजिबल फोर्स है जिसके जरिए आपको कंट्रोल किया जाता है। फिर आपको कहा जाता है कि
आप सब्र करें, आप के हालात ठीक हो जाएंगे, ये जो हुक्मरान आए हैं ये खुदा की तरफ से है, ये आमाल की वजह से है, जहालत की वजह से नहीं है, वगैरह वगैरह। तो कार्ल मार्क्स आपको बताते हैं कि रिलीजन भी और साथ में ये स्टेट भी, ये चूंकि इन ही बुर्जुआजी की प्रोडक्ट है, इसको भी खत्म होना चाहिए। फिर कार्ल मार्क्स कहता है कि जब सब लोग बराबर हो जाएंगे, प्रोलेटेरिएट क्लास भी फिर खत्म हो जाएगी, बुर्जुआजी भी खत्म हो जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी, बराबरी आ जाएगी, ठीक है। तो फिर पार्लियामेंट की, कानून की या इन लोगों की या फोर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इसी तरह जो है ये स्टेज जो है फिर वो कहता है कि क्लासलेस सोसाइटी हमारे पास वजूद में आएगी, और यही कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म मीन्स क्लासलेस सोसाइटी। अच्छा, अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है, वो देता है कि मजदूरों को किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है। बताना पहले चाहिए था, लेकिन चलो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहता है कि मजदूरों को एक्सप्लॉइट किया जाता है थ्रू सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू क्या है? वो जो है जब एक मजदूर एक चीज़ बनाता है, ठीक है, और वो फिर जो मालिक है वो उसको मार्केट में बेचता है, जो ज़्यादा फ़ायदा है वो मालिक को मिल जाता है, और जो मज़दूर की मजदूरी है उसको कम से कम तनख्वाह दी जाती हैं। जैसे अभी पाकिस्तान में 18,500 मज़दूर की जो है मजदूरी है, या जो है अभी 1 मई को इन लोगों ने 20,000 कर दी, ठीक है। लेकिन इस वक्त 20,000 में कोई अपने बच्चों की ईद शॉपिंग भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर 4-5 बच्चे हो तो मेरे ख्याल में 20,000 पे तो वो महीने की जो है वो अखराजात बर्दाश्त करेगा, कराई देगा, बिल देगा, या जो है वो बच्चों के लिए ईदी वगैरह जो है तैयार करेगा, तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस सिस्टम ने जो है कह दिया कि बस मजदूर को ये दे रहे। हालांकि इससे कम लाखों करोड़ों की जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये कैपिटलिस्ट लेते हैं। अच्छा, तो ये सब कुछ जो है, अब सरप्लस वैल्यू क्या है? एक्सचेंज जो वैल्यू है एक कमोडिटी की, एक चीज़ की, इससे माइनस करो क्या? लेबर। एक शख्स का जो लेबर है वो माइनस करो, जो वैल्यू बच जाती है हम उसको सरप्लस वैल्यू कहते हैं। अब एक शख्स है वो पूरा दिन जो है एक चीज़ पर लगा देता है बनाने में, और वो बाज़ार में बेच दी जाती हैं 10,000 पर, लेकिन मज़दूर को जो मज़दूरी मिलती है 300, 400, 500 ले लें, या 700, इवन 1000 तक, तो उस शख्स ने तो उसको हज़ारों में बेच दिया, लेकिन उसको जो है उसका आधा हिस्सा भी नहीं दिया, 5वां हिस्सा भी नहीं दिया, पता नहीं क्या उसे दे दिया, ठीक है। तो ये जो है ये सरप्लस वैल्यू, ये सारा का सारा ये कैपिटलिस्ट हड़प लेते हैं। और कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो है वो कहता है कैपिटलिज्म इज ऑलवेज द लस्ट फॉर प्रॉफिट, कि ये सिर्फ और सिर्फ फायदे की एक लस्ट है। एक लस्ट को आप लोग उर्दू में क्या कहते हैं आई डोंट नो, एक ख्वाहिश है, एक जुनून है, या एक लालच है, ठीक है। तो वो जो है एक लस्ट है फॉर द प्रॉफिट, वो अच्छा बुरा नहीं सोचते, दे जस्ट सी देयर प्रॉफिट। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी कर लेते हैं इस पर। क्रिटिसिज्म ये है कि ये बात सच है कि मटेरियल का हिस्ट्री में एक अहम रोल है, लेकिन ये बात फिर गलत है कि मटेरियल ही ने सब कुछ किया है। History is also not only defined by the material but also defined by religion, conventions, और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखे कि जंगें लड़ी हैं तो वो मटेरियल की वजह से नहीं, बल्कि इस्लामी जंगें हो गई ये मज़हब के नाम पर, या सलीबी जंगें, क्रूसेड जिसको कहते हैं, तो वो सब कुछ जो है क्या करते हैं, ये भी हो गई। तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल ही सब कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इसने कहा कि इंसान जो है दैट इज़ नॉट पॉलिटिकल एनिमल बट इकोनॉमिक एनिमल, ये तो इकोनॉमिक एनिमल है, बस पैसा ही या मटेरियल ही या कमोडिटीज़ ही इसके लिए जो सब कुछ है, पैसे की इबादत होती है इस दुनिया में, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। अच्छा, अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। You have just 2-3-4 minutes, so I will try to answer your questions. जी,
अच्छा, एक और ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म ये है कि इसने कहा कि इनकलाब आएगा, और इनकलाब जब आएगा तो वो आएगा कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में, लेकिन इसके अपोजिट हुआ। इनकलाब आया रशिया में, इनकलाब आया चाइना में, जो कैपिटलिस्ट थी ही नहीं उस वक़्त, ठीक है। तो यूरोप में इनकलाब नहीं आया, अमेरिका में इनकलाब नहीं आया जो चैंपियंस ऑफ कैपिटलिज्म है, बल्कि वहां पर मजदूर भी खुश होने लगे वक़्त के साथ साथ। इस दौर में जो कैपिटलिज्म है वो तो फ्लरिश कर गया, पूरी दुनिया पर छा गया, और कैपिटलिज्म जो है इंटरनेशनल भी हो गया। अब ये ग्लोबल एक फोर्स है कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट इकानमी से तेज़ इकानमी दुनिया में कोई नहीं है। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स के सारे नज़रियात गलत साबित हुए इस दौर में, और कार्ल मार्क्स के नज़रियात बड़े रिवोल्यूशनरी हैं। अभी आप सुनते हैं तो आपके दिल में बड़े जज्बात उभरते हैं, लेकिन जब रियल में देखें तो रियल में कौन है? यही कैपिटलिस्ट दुनिया को आज तक चला रहे हैं, और कैपिटलिज्म ही दुनिया पर राज कर रहा है, और शायद और भी करे, कोई और सिस्टम आए तो अलग चीज़ है। अच्छा, मीना को बट इट डिडंट, बिल्कुल नहीं, हैपन तो नहीं हुआ। असदुल्लाह, व्हाट इज द सिंथेसिस ऑफ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म? तो अभी तक तो शायद मैंने तो नहीं पढ़ा कि इसका कोई सिंथेसिस आया है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है अगर इकानमी को ले लें, कैपिटलिज्म फ्री मार्केट इकानमी है और कम्युनिज्म जो है प्लान्ड मार्केट इकानमी है, दोनों का जो है एक मिक्स आया है, ठीक है, और हम इसको कहते हैं मिक्स्ड इकानमी। तो अब ये सिंथेसिस आया है कि अब एक स्टेट जो है मुकम्मल फ्री इकानमी भी नहीं है, और मुकम्मल जो है वो कमांड इकानमी भी नहीं है, या प्लान्ड इकानमी, मिक्स आया है। जैसे चाइना को ले ले, तो चाइना जो है ना अब कम्युनिस्ट जो कमांड इकानमी है, और ना ही वो पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट है, बिल्कुल मिक्स्ड है, और मिक्स्ड ही बेहतर है इस दौर में भी। अच्छा, ख्वाजा वलीद, प्रोलेटेरिएट इन कैपिटलिस्ट कंट्री आर स्टक इन रेट रेस। जी, नीलम अकबर, बिल्कुल ये है, लेकिन हम उसको कहते हैं मिक्स्ड इकानमी, ठीक है। तो ये अगर एक नया सिंथेसिस हो सकता है। बाकी एक नया नाम कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच अगर आप लोग एक नया नाम लाते हैं तो वो पता नहीं क्या नाम होगा उसका, कोई इकानमिस्ट ही देगा। कार्ल मार्क्स के साथ लिखे, मीना गुलाले, theory is called Marxism. Secondly is the paper we have to touch answer from social perspective and economic. दोनों से करें, ठीक है। ज़्यादा चूंकि एक इसकी मटीरियलिज्म है तो वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आप अपनाएं। कैपिटलिज्म टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, बुर्जुआजी टर्मिनोलॉजी यूज़ करें पेपर में, प्रोलेटेरिएट टर्मिनोलॉजी, क्लास स्ट्रगल जो है ये यूज़ करें, सरप्लस वैल्यू, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करें। हेगेलियन फिलासफी भी यूज़ करें, थीसिस, सिंथेसिस, एंटीथीसिस के आइडियाज़ भी यूज़ करें पेपर में, और साथ में कहें कि कार्ल मार्क्स के नज़रियात इसके अपोजिट है। वो अगरचे वो भी थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस पर बिलीव करता है, बट इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ मटीरियल, क्योंकि कार्ल मार्क्स ये बिलीव करता है कि वी ईट टू लिव, कि हम खाते इसलिए है ताकि ज़िंदा रहें। तो ज़िंदगी का वजूद जो है मटीरियल से है। आप मटीरियल, कुछ मादा, कुछ चीज़ खाएंगे तो आप ज़िंदा रहेंगे, अदरवाइज़ आपका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। असदुल्लाह, इकानमी इज़ ओनली वन एस्पेक्ट। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है? ठीक है, तो फिर आप लोग जो मैंने ख़ास स्पेसिफिक जगह बनाई है क्वेश्चन करने के लिए, ये बार बार बताता हूँ, पता नहीं आप लोगों को समझ आती भी है कि नहीं। हर जगह मुझे क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक जगह मैंने बताई है कि आप लोग मुझे वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन करें, वहाँ पर आप लोग नहीं करते। सो इट्स इनफ, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स।